मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम एक पुरुष जातक पर, एक नौजवान की कुंडली में विचार करेंगे। नवमास के साथ में उस जातक के माता पिता उसके कर्मों से परेशान हो गए हैं। दर्शकों, ये उम्र कुछ ऐसी है, चाहे संतान मेरी हो या आपकी हो, और ग्रहों का खेल है। कोई जानबूझ करके जातक ऐसा नहीं करता, वो ग्रहों के वश में होता है। और कुंडली की जो रचना बनती है पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर बनती है। तो आज की हम जातक की कुंडली में मुख्य रूप से विचार करेंगे नवास कुंडली के साथ में। तो क्या है नवास? नवास सबसे पहले क्या है? एक राशि 30 अंश की होती है और एक नवास की वैल्यू 3 डिग्री 20 मिनट होती है। अब इस जातक का जन्म 19 डिग्री 36 मिनट पर हुआ, तो यानी छठा नवास हो गया। छठा नवास 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर के और 20 डिग्री तक होता है। और इसी तरह से एक नवास, पहला नवास, तीसरा नवास, जहां जितने भी लगन के अंश, उदय अंश जो आएंगे उसी के ऊपर निर्धारित होगा। उसको 3 डिग्री 20 मिनट से भाग दीजिए, आपका नवास निकल के आ जाएगा। आज पहले हमारे विद्वान हाथ से बनाते थे, आजकल तो एप्स ऐसे आ गए हैं, अब बटन दबाया तो रेडीमेड आ जाता है। और एक चीज और भी है, ये जो कंप्यूटर का जमाना है उसमें ग्रहों की गणना, नवास आदि और डिग्रियां बिल्कुल एक्यूरेट आती हैं। हाँ, उनके जो भावफल है वो सटीक नहीं होते। क्यों? मतलब भावफल पूर्ण रूप से ग्रहों के अनुसार से वो नहीं होते हैं, लेकिन उनकी जो ग्रहों की गणना है बिल्कुल अच्छी आती है। हमारे ज्योतिष के विद्वानों ने विषयपाक में 20 अंश बनाए हैं। विषापक के उसमें से लगन के 5 अंश हैं और नवास के 4.5 अंश हैं। बाकी और होरा लगन, देश कोण, सप्तमास, तृतीयांश आदि इनके हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है कि अगर लगन के 5 पॉइंट दिए हैं हमारे विद्वानों ने, तो नवास के 4.5 पॉइंट है। लगन के बाद नवास का महत्व है। और अगर आपके पास कोई लगन कुंडली एक कागज पर बनी हुई किसी पंडित जी ने बना करके दी है, तो मैं ये कहूंगा कि उसके साथ अगर नवास नहीं है तो वह कुंडली अधूरी है। तो नवास लगन कुंडली का पूरक है। बिना नवास के फल कथन नहीं करना चाहिए और वो पूर्ण स्टिक नहीं आता है। आज हम कुंडली का कुछ ग्रह योग ऐसे होते हैं, हम उसको नवास भी देखना जरूरी पड़ता है। आज हम नवास के ऊपर ही एक पुरुष जातक की कुंडली का विचार करेंगे। आज का मुख्य बिंदु है छठा नवास। अगर जातक का जन्म छठे नवास में हुआ, छठा नवास कब बनेगा? जब उदय अंश आपके 16:40 से लेकर के 20 अंश तक होंगे, वो छठा नवास छठे में चला जाएगा। और उसका एक हमारी पद्धति है, उसके हिसाब से गणना होती है किस राशि का नवास बनेगा। छठा नवास यहां पर है, छठा नवास में अगर होगा तो वह जातक गुणों से हीन होगा, घमंडी होगा, धन का नाश करने वाला होगा और पत्नी से वो उसके कर्म ऐसे होंगे अब पत्नी से दब के रहेगा। उसके बाद है नवास में, जिसका नवास है, नवास का मतलब ये कह दिया नवास का लगन। नवास में अगर शनि गुरु के नवास में है, जैसे यहां पर ये नवास मैंने दिखाया, यहां पर नवास में मीन राशि है, मीन राशि के स्वामी गुरु है। अगर यहां पर धनु राशि हो या मीन राशि नवास में यहां आए और उसमें शनि हो, तो अनैतिक तरीके से ऐसा जातक धन को कमाएगा। उसके बाद आता है सप्तमेश का नवासपति। लगन कुंडली में यह सप्तम भाव है। सप्तमेश बोलने से लगन कुंडली का सप्तमेश, लगन कुंडली का सप्तमेश का नवासपति, लगन कुंडली का सप्तमेश नवास कुंडली में जहां पर है, जैसे यहां पर लगन कुंडली में सिंह राशि है सप्तम भाव में, और सप्तम भाव का स्वामी सूर्य हुआ, और सूर्य नवास कुंडली में धनु राशि में है, गुरु की राशि में है। सूत्र क्या कहता है हमारे विद्वानों का कि सप्तमेश का नवासपति नवास कुंडली में अगर उच्च का हो, सप्तमेश सूर्य है, धनु नवास में है, धनु का स्वामी सूर्य गुरु उच्च राशि में है, तो ऐसे जातक का कई पत्नियों का योग बनता है। अगर सप्तमेश का नवासपति
और कुंडली में उच्च राशि हो, नवास कुंडली में सप्तमेश का नवासपति, सप्तमेश जिस नवास में है उसका नवासपति और नवास में उच्च राशि में है, तो ऐसा जातक को कई पत्नी का योग बनता है। उसके बाद है नवास में मंगल शुक्र का राशि परिवर्तन। नवास कुंडली में मंगल शुक्र का राशि परिवर्तन, मंगल शुक्र की राशि में हो और शुक्र मंगल की राशि में हो, वो भी ऐसा असामाजिक कार्य करा देता है। जातक का जन्म 12 मई 2001 कृष्ण पक्ष 5 पूर्व साढ़ा नक्षत्र चरण 2 में हुआ, शनिवार को हुआ। जन्म के समय पर कुंभ लगन उदय हुआ, कुंभ लगन के 19 डिग्री 36 पॉइंट है और द्वितीय भाव में शुक्र उच्च राशि में है, तृतीय भाव में सूर्य उच्च राशि में है, 27 डिग्री लेकर के, चतुर्थ भाव में शनि 8 डिग्री लेकर के सूर्य से अस्त है, शनि अस्त है, शनि लग्नेश है। चतुर्थ भाव में बुध 16 डिग्री विराजमान है, वहीं पर गुरु 21 डिग्री लेकर विराजमान है। पंचम भाव में राहु, मिथुन राशि में राहु 14 डिग्री 53 मिनट लेकर विराजमान है। एकादश भाव में चंद्रमा 18 डिग्री, केतु 14 डिग्री, मंगल 5 डिग्री विराजमान है। चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, चंद्रमा रोगेश का स्वामी है, चंद्रमा छठे भाव का स्वामी है। चंद्रमा और केतु पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र को पीड़ित कर रहे हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जब पीड़ित होता है तो उसको कमर, लीवर, रीढ़ की हड्डी, पथरी, पाचन क्रिया, पेट, गैस, शुगर आदि की बीमारी दे सकता है। और अभी शुगर चंद्रमा की महादशा चल रही है 26/12/19 से 25/12/29 तक। ये जब शुक्र की महादशा, केतु की महादशा आएगी, पीड़ित कर देगा। चंद्रमा रोगेश है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र चंद्रमा और केतु से पीड़ित है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी शुक्र है और देवता वरुण है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पीड़ित है, उसे संबंधित रोग दे देगा। अब बात करते हैं कुंभ लगन वाले दर्शकों। कुंभ लगन वाले दार्शनिक विचार होते हैं। ऐसे जातक दूसरों की मदद करके बड़ा खुश होते हैं। इनकी श्रवण शक्ति, याददाश्त बहुत अच्छी होती है और स्पष्ट वक्ता होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, भाविक होते हैं। लग्नेश चतुर्थ भाव में है, अस्त है, लग्नेश चतुर्थ भाव में अस्त है। घरेलू सुखों में कुछ कमी का कारण बनेगा। शत्रु पक्ष पर प्रभावी रहेगा। तीसरी दृष्टि से देख रहा है, शनि है, प्रभावी रहेगा। सप्तम दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है। काल पुरुष कुंडली में शनि यहाँ का स्वामी है और शनि किसी भी कुंडली में जब दसम भाव को देखता है तो परिश्रम अधिक करा देता है, लेकिन सम्मान जरूर मिलता है। दसम दृष्टि से अपने लगन भाव को देख रहा है तो प्रभाव से प्रभावित जीवन बनेगा। बात करते हैं शुक्र की, बात करते हैं सूर्य की। सूर्य पंचमेश है और पंचमेश सूर्य तीर्थ भाव में उच्च राशि में है और शनि का प्रभाव है। दोस्तों शनि अस्त तो है लेकिन सूर्य के ऊपर भी तो प्रभाव दे रहा है और सूर्य पंचमेश है। दूसरी तरफ केतु का भी थोड़ा सा सेक है। केतु की 14 डिग्री 53 मिनट है, यानी 15 डिग्री लगा लो और ये 27 डिग्री है, 27 डिग्री पर है तो 12 डिग्री का, 12-12.5 डिग्री का है, थोड़ा सा प्रभाव है। सूर्य केतु से भी पीड़ित है, शनि से भी पीड़ित है। और जब सप्तमेश तीर्थ भाव में पीड़ित होता है तो ऐसे जातक की पत्नी भी असामाजिक कार्य कर सकती है। ये सारे असामाजिक कार्य देश काल परिस्थिति के ऊपर है, ये जरूरी नहीं कि ऐसा होगा, लेकिन कर सकती है। उसके बाद बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा मैंने आप बता दिया रोगेश है और यहाँ पर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रोग का स्वामी है। मनोबल कमजोर होगा, परिश्रम से आमदनी की वृद्धि करेगा, विद्या में ठीक होगा, संतान की समस्या देगा। चंद्रमा केतु से पीड़ित है। चंद्रमा एक लगन है, लगन पर केतु का प्रभाव है, प्रबल पित्त दोष बन गया है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल तीर्थ भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी है। आमदनी की विशेष वृद्धि करेगा क्योंकि एकादश भाव में है। जब दशमेश जब एकादश भाव में हो जाता है तो आमदनी की विशेष वृद्धि होगा। पराक्रम और साहस से धन को खींचेगा, धन का संचय करेगा। सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है, संतान में थोड़ी सी प्रभावी होगा। और अष्टम दृष्टि से छठे भाव को नीच दृष्टि देख रहा है, शत्रु पक्ष में परेशानी होगी। ननिहाल से भी ऐसा संबंध अच्छे नहीं होंगे या ननिहाल का सुख उसको कम मिलेगा। बात करते हैं बुध की। बुध पंचम भाव का स्वामी अष्टमेश है और चतुर्थ भाव में है। कुछ परेशानी के साथ घरेलू सुख मिलेगा। लग्नेश और बुध साथ साथ है, लग्नेश और पंच साथ साथ है। बुद्धिमान होगा, प्रवीण होगा, विद्वान होगा, शिक्षित होगा, आय अच्छी होगी, विद्या बुद्धि से सफलता की करेगा। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु दर्शकों द्वितीय भाव का स्वामी और आमदनी के भाव का स्वामी, दोनों भाव तो धन के हैं। ये आमदनी का है, ये आमदनी का है और ये धन संचय का है, कुटुंब का, परिवार का है। और चतुर्थ भाव में है। भूमि मकान आदि का सुख अच्छा मिलेगा, आय अच्छी होगी, शान शौकत से ऐसा जीवन व्यतीत करेगा
और व्यवसाय में अच्छा सप्तम दृष्टि से देख रहा है, व्यवसाय में अच्छा होगा। शनि नीच दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है, खर्चा भी उतना ही करेगा, अनाप शनाप खर्चा करेगा और गुणों की रहित हो जाएगा, ऐसा खर्च करेगा। और ऐसा जातक जिद्दी होता है। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र भाग्येश है और शुक्र चतुर्थ भाव का स्वामी है। कुंभ लगन के लिए शुक्र बहुत ही योग कारक है, केंद्र त्रिकोण का स्वामी है और द्वितीय भाव में उच्च राशि में है। धन और कुटुंब का अच्छा सहयोग मिलेगा, धन और कुटुंब का अच्छा सहयोग मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा। परंतु अष्टम दृष्टि से नवम दृष्टि से अष्टम दृष्टि से नीच राशि को देख रहा है, दुखों की भी खान होगी, दुख भी अधिक होंगे। अब बात करते हैं राहु की। दर्शकों, राहु पंचम भाव में मिथुन राशि में है। संतान पक्ष में कुछ कष्ट होगा, विद्या बुद्धि बड़ा प्रवीण होगा, सफलता मिलेगी, प्रभावशाली होगा, अपनी कमजोरी को छुपाने वाला होगा। और पंचम दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है, भाग्य की भी उन्नति करेगा। और सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है। एकादश भाव में ऐसा जातक सट्टा शेर ऐसे अनैतिक कार्यों से धन को कमाएगा। और नवम दृष्टि से लगन भाव को देख रहा है, अस्थिर दिमाग होगा। बात करते हैं केतु की। केतु एकादश भाव में है, आमदनी में विशेष वृद्धि होगी, एक्स में अचानक उसको धन मिल जाने का योग होगा, भाई बहन से मुटाव होगा, संतान में परेशानी होगी। सप्तम दृष्टि को देख रहा है और नवम दृष्टि से जीवन साथी के भाव को देख रहा है, जीवन साथी से मधुरता कम होगी। ये मैंने आपको ग्रह का बताया। जातक की कुंडली में पद नाम कालसर्प योग है, ऐसा हमेशा योगी रहेगा। लाइलाज बीमारियां होंगी, गुप्त शत्रु होंगे, जीवन साथी विश्वास पात्र नहीं होगा, लाभ में रुकावट होगी, चिंता रहेगी और सफलता हाथ नहीं लगेगी, असफलता उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। यह मैंने ग्रहों का हिसाब बताया। जातक अभी चंद्रमा की तरह 26/12/19 से 25/12/29 तक चल रही है। चंद्रमा योगेश है, चंद्रमा योगेश है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र चंद्रमा और केतु से पीड़ित है। जब आगे केतु की अंतर्दशा आएगी तो तीव्रता बढ़ जाएगी, दोष बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं नवास की। जातक का नवास, जातक के उदय 19 डिग्री 36 मिनट पर है। 19 डिग्री 36 मिनट छठे नवास में आता है। छठे नवास का मान 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 20 डिग्री तक होता है। और जहां पर गणना के आधार पर मीन नवास आता है। मीन नवास गुरु का नवास है। नवास कुंडली में मीन लगन का नवास बनता है। ये छठा नवास है, यानी 1936 छठे नवास में आता है। अगर छठे नवास में जातक का जन्म हो तो उस गुणों से रहित होता है, उसमें गुण नहीं होते हैं, घमंडी होता है, धन का नाश करने वाला होता है और पत्नी से ऐसे कर्म होते हैं कि पत्नी से दब के रहना पड़ता है उसको। अब बात करते हैं शनि की। शनि गुरु के नवास में, यह गुरु का नवास है। मीन का नवास गुरु की राशि का नवास है और यहां पर शनि है। इसके प्रभाव से जातक अनैतिक तरीके से धन को कमाएगा, अर्जित करेगा। अगला पॉइंट है सप्तमेश का नवासपति नवास कुंडली में उच्च राशि में हो। सप्तमेश लगन कुंडली का सप्तमेश, लगन कुंडली के सप्तम भाव में सिंह राशि है, इसका स्वामी सूर्य है और नवास में सूर्य धनु राशि में है। सप्तमेश का नवासपति कौन हुआ? गुरु हुआ, क्योंकि धनु की राशि में, और इसका गुरु नवास कुंडली में उच्च राशि में है। ऐसे प्रभाव से हमारे ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र है कि कई पत्नी का योग बनता है। दर्शकों, पत्नी के विषय में बाद में बात करेंगे। योग है ये नवास में मंगल और शुक्र राशि परिवर्तन योग। नवास में मंगल शुक्र की राशि में है और शुक्र नवास की मंगल की राशि में है। जब ऐसा परिवर्तन योग होता है तो विवाह के बाद भी असामाजिक कार्य करके निंदा का पात्र बनता है। मैंने आपको यहां पर बताया कई पत्नी का योग। दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र पुराना शास्त्र है। पहले जमाने में एक एक आदमी कई शादियां करता था, लेकिन अभी प्रतिबंधन है, सरकार का प्रतिबंधन है कि एक ही शादी करेंगे, परंतु ग्रह ने अपना प्रभाव दिखाना है। ये कई पत्नी का योग आप इस तरह से समझ सकते हो। प्रेम प्रसंग समझा जा सकता है, तलाक के बाद दूसरी शादी समझी जा सकती है, या मृत्यु के बाद दूसरी शादी कर जा सकती है, या शादीशुदा भी कई संबंध बना लेता है। इस तरह से ये योग घटित होता है, लेकिन ये सब देश काल परिस्थिति पर होता है। दर्शकों, आज मैंने आपको इस पुरुष जाति की कुंडली का नवास को लेकर के मैंने
आपका मार्गदर्शन किया। इस जातक के पिता का हमारे पास फोन आया कि गुरुजी बताइए कैसा है, हमारा तो लड़का ऐसा बाहर हो गया कि उसके ऐसे काम करेगा, हर जगह निंदा ही निंदा मिलती है। तो मैंने बताया नवास में उच्च राशि का गुरु मंगल और शुक्र का राशि परिवर्तन, एक से अधिक विवाह, गुणहीन और धन का नाश करने वाला जातक बनता है। आज के वीडियो में मैंने आपका ये मार्गदर्शन किया और आप समझते हैं कि आपका मार्गदर्शन हुआ है तो ये वीडियो दूसरा भी करेगा। उपाय पर बात करते हैं तो चंद्रमा ग्रह की दशा, ग्रह के योग आया क्यों? पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर आया। जो भी हमारे, जब भी भगवान जिस जीवात्मा को पैदा करता है उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से, उसी के अनुसार से उसी पैदा करता है ताकि वह इस जन्म में उन कर्मों को भोग सके। और दर्शकों, हम कई जगह जाते हैं, कई धर्म तीर्थ में जाते हैं, कह जाते हैं जो जल में दोष बता देता है या जल को दोषी कर देते हैं, तो उससे क्या है, वरुण देव नाराज हो जाते हैं और नाराज हो जाने के बाद वो ऐसा दोष कर देते हैं कि वो भुगतना पड़ता है। तो ऐसे ख्याल रखिए कि आप कहीं तीर्थ पर जा रहे हैं तो जल को किसी न किसी तरीके से अतृप्त मत कीजिए। आप तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, अपना दुख उसमें देने जा रहे हैं, उसको अपवित्र करने के लिए जा रहे हैं। या साधारण तौर पर जो जल में दोष बता देता है वो उसके कर्म में कीड़ा होते हैं। बोलते हैं जल में दोष कर्म में कीड़ा, तो वही हिसाब है। जो जल में दोष करेगा या दोष बताएगा तो एक कर्म में कीड़ा बनेगा। दर्शकों, मैंने आपका मार्गदर्शन किया। ऐसे जातक को नारायण बलि श्राद्ध करना चाहिए, कालसर्प दोष की शांति करना चाहिए। केतु का प्रभाव है, ऐसे जातक की एक कुंडली ये बताती है कि इनका कोई पूर्वज अतृप्त आत्मा में है, उनकी मुक्ति कराना चाहिए, नारायण बलि श्राद्ध करके कराना चाहिए, कालसर्प दोष से निकालना चाहिए। दर्शकों, जैसा कि हर वीडियो में बताता हूं कि ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है नरदेहर, यहाँ पर कालसर्प दोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, पूरा जीवन का सार निचोड़ देता है। ये तो एक टेलर भी नहीं है, 20-20, 25-25 पेज की हाथ से लिखित पत्रिकाएं हो जाती है, पूरा मार्गदर्शन कर दिया जाता है। जो इच्छुक है वो संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भावक के लिए गुणमिलान की क्रिया बिना किसी शुल्क के अभिभावक का आसान करने के लिए व्हाट्सएप द्वारा भेजता है। जरूरत आपको फायदा उठाने की। फिर कहूंगा दर्शकों, अगर आपका वीडियो आपको मेरा वीडियो पसंद आया, मेरा वीडियो आप समझते ज्ञानवर्धक है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और जिस दर्शक ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा नया चैनल है। मैं तो अगर आप मेरा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए ऐसा करेंगे तो मैं भी प्रोत्साहन से आपके सामने खुशी खुशी आपका मार्गदर्शन वास्तविक कुंडलियों से बताता रहूंगा। तो मैं तो वास्तविक कुंडली, मेरे जो कुंडली देखता हूं, कुंडली बनाता हूं और मैं उसका विवरण जो अच्छे बुरे दोषों के साथ में आपका मार्गदर्शन कर देता हूं। मैं फिर कहूंगा, अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल भी ऊंचा हो। धन्यवाद।